हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर रहे हैं, तैयार रहे। मैं हमेशा ही आशा करते हुए वीडियो लेके आता हूं ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको पता है अपन ने हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके अंदर अपन ने अलग अलग टॉपिक अभी तक पढ़ लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा, अरिस्टोक्रेट्स क्या होता है, न्यू मिडिल क्लास क्या है उसके बारे में पढ़ा अपन ने। मतलब मेन जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए भी और बताए भी, आप इनको किस तरह से तैयार करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आपको पता है मेरे को टाइम वेस्ट करने की तो आदत है नहीं, तो अपन फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या हैं। जैसे आपको पता है कि 1815 के अंदर नेपोलियन जो है वो डिफीट हो गया था, यानी नेपोलियन को पराजित कर दिया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए किन किन देशों ने मिलकर पराजित किया था। तो उसमें ब्रिटेन था, रशिया था, प्रूशिया था, ऑस्ट्रिया था। 1815 में इन सब ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट कर दिया था। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था, वोटरलू वाला जो वॉर हुआ था, वोटरलू का युद्ध हुआ था, वहां पर इसको डिफीट कर दिया गया था। तो इसको डिफीट करने के बाद दोबारा जो शासन था वो किन के हाथों में आ गया था? कंजर्वेटिव्स के हाथों में आ गया था। कंजर्वेटिव मतलब जो पुराने विचारों को, जैसे मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो है ना पूरे मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो दोबारा कंजर्वेटिव्स के हाथों में शासन आ गया। अब इस टॉपिक का नाम ए न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों रखा गया, मेन बात ये है। अब कंजर्वेटिव्स के हाथों में शासन दोबारा आ तो गया था, लेकिन अब वो क्या चाह रहे थे कि अब वो चाह रहे थे पुराने वाले तरीके से शासन नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि पुराने वाले तरीके से जब उन्होंने शासन किया था तो आपको पता है कि भाई वो सिस्टम उनको जचा नहीं, और नेपोलियन जैसे जो डिक्टेटर थे उन्होंने आकर उनका वो सिस्टम क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो अब वो क्या चाह रहे थे कि नेपोलियन ने जो भी सुधार किए हैं, पढ़ेंगे अपन टॉपिक के अंदर, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी को लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो, जो अपन ने नेपोलियन कोड में पढ़ा भी था। तो उनको लगा ये सिस्टम बढ़िया है, अपने को भी इसको मॉडर्नाइज तरीके के द्वारा अपने शासन को क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। क्योंकि इससे अपना जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है, मोनार्की है, चर्च है, इस तरह से जो है वो और ज्यादा क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो उन्होंने नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उनके साथ उन्होंने शासन को क्या किया, आगे बढ़ाया। इसीलिए इसको क्या कहा गया, न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। इसी में अपन ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है। मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नेपोलियन जो था वो 1815 के अंदर जो वॉर हुआ था उसमें क्या हो गया था, डिफीट हो गया था। तो डिफीट होने के बाद जैसे मैंने बताया आपको, यूरोपियन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी रूढ़िवाद, दोबारा वो कंजर्वेटिव्स वाला शासन जो था कि हाँ भाई अपने को पुराने तौर तरीकों से जो शासन करने वाला जो सिस्टम था, कंजर्वेटिव जो थे उनके हाथों में दोबारा क्या आ जाती है, शासन आ जाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, मोनार्की, द चर्च, सोशल हियरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंजर्वेटिव्स थे तो ये चीज तो सोचेंगे, किन चीजों को प्रिजर्व करने के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने कहा कि दोबारा से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करो, स्टेट है, सोसाइटी है, मोनार्की है, चर्च है, सोशल हियरार्की है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, और जो फैमिली है उनको उन्हें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। किन किन चीजों को, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट, सोसाइटी, मोनार्की, चर्च, सोशल हियरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली, यानी उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चाह रहे थे कि उनको क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। कौन मानते थे ये चीज, क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि हमें हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है, दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट्स, इनको स्थापित करना चाहिए। सोसाइटी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग। मोनार्की है, चर्च है, सोशल हियरार्की है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, इनको हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो कंजर्वेटिव्स थे उनका क्या मानना था, डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। जैसे मैंने कहा था
जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मोनार्की वाला जो सिस्टम था उसका उतार फेंका गया था। तो उनका मानना था कि अपने को दोबारा जो है ना, जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज थे, यानी रेवोल्यूशन से पहले जो हमारी स्थिति थी या जिस तरह से हम मान लो चीजों को कंट्रोल करते थे, दोबारा उस वाले सिस्टम में हमें नहीं जाना। देखिए लिखा मैंने पहले क्लियरिफाई किया, इसीलिए आपको मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, क्योंकि वो लग रहा था कि वो सही सिस्टम नहीं था, इसी वजह से हमें शासन से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसीलिए वो दोबारा उस वाले सिस्टम में नहीं लौटना चाहते थे। जैसे मैंने बताया भी आपको, देखिए देखिए लिखा हुआ है, दे रियलाइज चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, जो मैंने कहा था जो चेंजेस करे थे नेपोलियन ने, जैसे मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक द मोनार्की, जो मैंने शुरू में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। उनका क्या मानना था कि जो भी बदलाव करे हैं किसने, नेपोलियन ने, इसको मॉडर्नाइजेशन ही करा था उसने एक तरीके से, तो उससे उनका क्या मानना था, इससे अपने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे मोनार्की हो गया, ऊपर बताया था मैंने, चर्च हो गया, ठीक है, अपना सोसाइटी है, उनको अपन और ज्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुरू में क्लेरिफाई किया था कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाह रहे थे कि नेपोलियन ने जो चेंजेस करे हैं वो अपने लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इससे अपन जो अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और ज्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जैसे इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका मानना था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस करे वो बहुत अच्छे हैं अपने शासन के लिए, इससे हम अपने शासन को और ज्यादा क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यानी और ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत बना सकते हैं। कौन सोच रहे हैं, कंजर्वेटिव्स, यानी उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है, पहले वाली थिंकिंग नहीं है, इसीलिए हेडिंग दी गई है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। और देखिए जैसे मैंने बताया नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस करवाए थे, देखिए मॉडर्न आर्मी थी, सक्षम ब्यूरोक्रेसी थी, विभाग अलग अलग, लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, उसने फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया था, सर्वडम को खत्म कर दिया था, और इससे उनको क्या लगता था कि भाई अगर वो इन बदलावों के साथ शासन करेंगे तो इससे जो मोनार्की वाला जो सिस्टम है, जो राजतंत्र वाला सिस्टम है, यानी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है यूरोप में, हम उनको और ज्यादा क्या कर पाएंगे, मजबूत बना पाएंगे, यानी अपने शासन को और मजबूती से अपन स्थापित कर पाएंगे इन चेंजेस के साथ। तो समझ में आ गया इसको क्यों न्यू कंजर्वेटिज्म बोला जा रहा है 1815 के बाद, क्योंकि ये बदलाव जो थे वो कंजर्वेटिव्स की थिंकिंग में आए थे, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ए न्यू कंजर्वेटिज्म, यानी वो नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किए गए थे उनके अकॉर्डिंग अब क्या करना चाह रहे थे, शासन करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था इससे अपने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें मोनार्की आ जाता है, जैसे मैंने बताया, उनको अपन और क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, देखिए लिखा हुआ है इन 1815 के अंदर ब्रिटेन है, रशिया है, प्रूसिया है, ऑस्ट्रिया है, इन्होंने नेपोलियन को क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था, पराजित कर दिया था। इसको पराजित करने के बाद ठीक है, ये सारे के सारे देश जो है ना यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए भाई किसको क्या करना है, मतलब वो सीधी सी बात है किसको कौन सा हिस्सा देना है, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, उसके लिए सारे के सारे वियना नाम के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। वियना कहां पड़ता है, ऑस्ट्रिया के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना है, वियना पड़ता है ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये जो यहाँ पर इकट्ठा हुए सेटलमेंट करने के लिए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, यानी जो वियना नाम के स्थान पर जो संधि हुई थी उसको ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 के अंदर ही हुई थी। कब हुई थी, 1815 के अंदर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जब ये मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, नहीं कांग्रेस, जैसे अपन आपको पता है कांग्रेस कोई पार्टी वार्टी का कांग्रेस का मतलब मीटिंग ही होता है, तो जब यहाँ पर मीटिंग होती है तो इसका संचालन जो है होस्ट कौन करता है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर होता है ड्यूक मेटरनिक। नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार, आगे भी इसका कई बार नाम आएगा जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ड्यूक मेटरनिक जो है वो इस जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको क्या करता है, होस्ट करता है, इसके लिए ट्रीटी ऑफ वियना के लिए। ध्यान रखना इस चीज के लिए, क्या नाम बताया मैंने, इसका नाम है ड्यूक मेटरनिक, इसने होस्ट किया था यहां पर जो सम्मेलन हो रहा था उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, जैसे मैंने कहा कि भाई हाँ ये संधि की रूपरेखा तैयार करी, ठीक है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अपन बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था वो सेटलमेंट करने थे इन सारे देशों को, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, मैंने नीचे लिखे हुए, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस केम है ना ड्यूरिंग
केम इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। कहने का मतलब ये है कि भाई जब जो नेपोलियन वॉर हुआ था, आपको पता है 1798 के बाद शुरू हुआ था मोस्टली जो है, ठीक है, नेपोलियनिक वॉर शुरू हो गया था 1798 1799। तो क्या करें, उसके दौरान जो भी मान लो चेंजेस हुए उनको अपने को क्या करना है, अंडू करना है, मतलब उन बदलावों को, जो चेंजमेंट आ रहा है उनको अपने को निरस्त करना है। कहने का मतलब ये है। तो एक तो ये निर्णय लिया गया कि भाई जो नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो भी यूरोप के अंदर चेंजमेंट आए उनको क्या करो, अंडू करो, पहला। फिर क्या किया गया, दोबारा से यहाँ पर बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। बर्बन वंश का जो शासक था उसको दोबारा यहाँ पर लाया गया। आपको मैंने जैसे बताया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके दौरान जो राजा था उसको क्या कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। लेकिन अब क्या निर्णय लिया गया कि दोबारा से बर्बन डायनेस्टी के जो है उसी को क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। किसके आधार पर हो रहा है, ट्रीटी ऑफ वियना के आधार पर ये सारी चीजें की जा रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान देना ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर। आप मान के चलो आने वाला सवाल है, और आने वाला क्या 100% आप मान के चलो आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्या लिखा हो उसके बाद, फ्रांस जो था लॉस्ट द टेरिटरीज, यानी फ्रांस ने जिन भी क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन कर रखा था, फ्रांस को सारी की सारी टेरिटरीज क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। तो एक ये निर्णय लिया गया कि भाई इसकी जितनी भी टेरिटरीज है इससे वापस ले ली जाए। फिर ए सीरीज ऑफ स्टेट्स सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब फ्रांस इतना बड़ा अंपायर रहा था तो दोबारा वही दिमाग में चीज आई कि हो सकता है दोबारा ये अपने क्षेत्र का विस्तार करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, फ्रांस की जो सीमाएं हैं उनके ऊपर अपन क्या कर लेते हैं, एक राज्य स्थापित कर देते हैं सीमाओं के ऊपर, ताकि अगर ये फ्यूचर में दोबारा अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की सोचे तो एक्सपेंड ना कर पाए। देखिए कहां कहां क्या किस किस को स्थापित किया गया। देखिए किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उसको तो यहाँ की जो नॉर्थ वाली बाउंड्री थी, फ्रांस की जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वहां स्थापित कर दिया गया। जिनोवा के साथ किसको जोड़ा गया, पिडेमोंट को जोड़ा गया। और कौन सी साइड में, साउथ वाली साइड में ये निर्धारित कर दिया गया किसको किसके साथ जोड़कर, जिनोवा को पिडेमोंट के साथ जोड़कर। अब आप रिवाइज कर रहे हो इन चीजों को तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये जिनोवा नाम की जो जगह है ये किसके लिए मान लो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको मेरे को उस व्यक्ति का नाम बताना है, ठीक है। और ये पिडेमोंट वाला भी ध्यान रखना है आपको दोनों के बारे में। तो जिनोवा किसके साथ किसको ऐड किया जाता है, पिडेमोंट को। और कौन सी वाली साइड में, कौन से साइड वाली बाउंड्री के ऊपर, साउथ वाले। उसके बाद में प्रूसिया जो है, प्रूसिया को कुछ इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी जाती हैं। कौन सी साइड में, इसकी जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स होते हैं, जो पश्चिमी सीमाएं होती हैं, वहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज होती हैं वो किसको दे दी जाती हैं, प्रूसिया को दे दी जाती हैं। ध्यान रखना आप ये, ठीक है। ऑस्ट्रिया को कौन सा हिस्सा दिया था, जो नॉर्दर्न इटली वाला जो पार्ट है, नॉर्दर्न इटली वाला जो पार्ट है वो किसको दे दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। और रशिया को ईस्ट वाली साइड के अंदर जो पार्ट ऑफ पोलैंड होता है, यानी पोलैंड का कुछ हिस्सा जो होता है ईस्ट वाली साइड में, वो किसको दे दिया जाता है, रशिया को। और सैक्सोनी वाला जो हिस्सा वो किसको दे दिया जाता है, दोबारा प्रूसिया को। तो इस तरह से ये सारा का सारा क्या होता है, सेटलमेंट होता है। किसके अंतर्गत, ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत। जो मेन पर्पस था इसका, मेन पर्पस वही था जो अपन आगे पढ़ेंगे, मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर करना है, दोबारा कंजर्वेटिव लॉ और सिस्टम जो है उसको अच्छी तरह से क्या करना है, अपने को मजबूत करना है, ताकि दोबारा उसी हिसाब से क्या किया इसके शासन किया जा सके। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत हुआ। चाहे फिर वो नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अंडू करना हो, चाहे फिर दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना हो, चाहे उसके बाद फ्रांस से उसकी टेरिटरीज लेना हो, चाहे फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नॉर्थ वाली साइड के अंदर किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ बेल्जियम को स्थापित करना हो, साउथ वाली साइड के अंदर जो है ना आप जो है ऐड कर रहे हो किसको, पिडेमोंट को, किसके साथ, जिनोवा के साथ। फिर आप कुछ पार्ट जो जैसे वेस्टर्न फ्रंटियर आप किसको देने लग रहे हो, रूसिया को देने लग रहे हो, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट देने लग रहे हो, रशिया को पोलैंड का हिस्सा देने वाले हो, प्रूसिया को सैक्सोनी। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत किया गया था। जैसे मैंने कहा जो मेन इंटेंशन था इसके पीछे वो यही था कि दोबारा से मोनार्की को रिस्टोर करना है और क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम। मैंने कहा ना दोबारा कंजर्वेटिव व्यवस्था को स्थापित करना है नए रूप से। और देखिए 1815 के अंदर जब कंजर्वेटिव जो रिजाइम था सेटअप, तो वो दोबारा किस तरह का था, ऑटोक्रेटिक था, जो अपन ने पढ़ा था एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, निरंकुशवादी। इस चीज को अगर हमें साबित करना हो, इसको अगर क्वेश्चन मान के चले तो उसका आंसर देखिए ये क्या,
दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, डिसेंट एंड sought to curb एक्टिविटीज। जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो इन्होंने जो भी लॉ ऑर्डर स्थापित किया है कंजर्वेटिव सिस्टम के अंतर्गत, अगर कोई भी ठीक है उसको क्रिटिसिज्म यानी उसकी आलोचना करता था या उसका प्रतिरोध करता था, तो ये उस तरह की जो गतिविधियां उनको पूरी तरह से कुचलने का प्रयास करते थे, यानी उनको वो चीजें पसंद नहीं थी। किनको? कंजर्वेटिव्स को। किसके बाद? 1815 के बाद। और देखिए अगर इनके मतलब सवाल भी खड़ा करता था किसके ऊपर? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की, भैया सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तर्क संगत काम नहीं है, न्याय संगत नहीं है, गलत तरीके से और लॉजिकली कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह का सवाल खड़े करने वाले लोगों के ऊपर भी इसी तरह से क्या किया जाता था? एक्शन लिया जाता था। क्या लिया जाता था? देखो क्या सीधी सी बात है, पनिशमेंट मिलता था उनको या जेल में डाल देते थे, पनिश किया जाता था। किनको? जो उनके लोअर ऑर्डर यानी जो कंजर्वेटिव लोअर ऑर्डर था उसके खिलाफ जाता था, उसको क्रिटिसाइज करता था, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करता था, उसको डिसेंट करता था, उसको अपोज करता था, तो उसके खिलाफ मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, उसको पनिश किया जाता था। और देखिए मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, songs reflected the ideas of liberty and freedom associated फ्रेंच रेवोल्यूशन। सीधी सी बात है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी आइडियाज थे, अगर उन आइडियाज को सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, प्ले के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी मैगजीन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था, तो इनको लगता था कि ये लोग जो है ना उनको लोगों को उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये सोचते थे कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इनको कैसे रोका जाए। तो फिर इस तरह की जो चीजें होती थी उनके ऊपर वो क्या लगा देते थे? सेंसरशिप लगा देते थे, पाबंदियां लगा देते थे कि भाई आप इस प्रकार के नाटक नहीं खेल सकते, ना आप इस प्रकार के गाने प्रयोग में ले सकते हो, ना आप इस तरह के न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते हो, ना मैगजीन। तो इस तरह से उनके ऊपर क्या लगा दी जाती थी? सेंसरशिप लगा दी जाती थी। इसी वजह से बाद में जो लिबरल्स जो थे, जब भी इन्होंने किसी प्रकार का विरोध किया या मान लो कोई रेवोल्यूशन किया, तो इनकी जो सबसे बड़ी मांग जो होती थी उस दौरान वो यही होती थी कि भैया आपने जो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप लगा रखी है उसको आप क्या करो? हटाओ। तो ये इनकी डिमांड होती थी। किनकी होती? जो नेशनलिस्ट और लिबरल्स होते थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स उनकी बातें मानते नहीं थे। तो ये अपना ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत वाला सवाल यहां तक हो गया। फिर उन्होंने जो ऑटोक्रेटिक शासन स्थापित किया, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता था तो क्या क्या होता था वो मैंने नीचे वाले में बता दिया। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। उससे पहले अपन ने पढ़ाई नेपोलियन को डिफेट करने के बाद किस प्रकार की स्प्रिट आई? कंजर्वेटिज्म वाली आई। कंजर्वेटिव किस चीज में बिलीव करते थे कि हमें जो है हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है, स्टेट, सोसाइटी, मोनार्की, चर्च, सोशल हियरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली, जो उनको क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव जो थे वो क्या मानते थे? भाई पहले वाले तरीके से शासन सही नहीं है, नए तरीके से शासन करना चाहिए। क्यों? उन्होंने क्यों माना? क्योंकि उनको मानता था कि नेपोलियन ने जो भी मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी चेंजेस किए उससे अपन अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को और मजबूत बना सकते हैं और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसने बदलाव क्या करे थे वो अपन ने नेपोलियन कोड में पढ़ लिया था। फिर भी मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी के अबोलिशन कर दिया था, फेडरल सिस्टम का, सर्वडम का। तो उनको लगता था कि अगर अपन इनका प्रयोग करते हैं तो अपना जो मोनार्की वाला सिस्टम उसको और मजबूत बना सकते हैं। फिर किस किस ने हराया था नेपोलियन को? जैसे मैंने बताया था, ब्रिटेन है, रशिया है, प्रूसिया है, ऑस्ट्रिया। एक चीज ध्यान रखना कि सारे प्रोसेस के अंदर ब्रिटेन न्यूट्रल था, यानी उसने कहा कि भाई आप अपना हिसाब से जो कर रहे हो करो, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। फिर ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ा अपन ने। उसके बारे में बाद में 1815 के अंदर जब ये ऑटोक्रेटिक रिजाइम स्थापित हो गया तो फिर ये जो कंजर्वेटिव्स है इन्होंने क्या किया, ये सारा अपना इस टॉपिक के अंतर्गत था। तो मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कह रहा हूँ, ट्रीटी ऑफ वियना वाला ढंग से ध्यान में रखना। और इसको न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बेहतर तरीके से इसको तैयार करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि वीडियो देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सीमित संसाधनों से आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो या कंटेंट तैयार करके दे रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन
पहुंच जाएं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करें। मैं इसी आज से आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।